हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। कैसे हो आप लोग? आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो बिना किसी डिले के प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करते हुए कोई खास दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज को। वन बाय वन पढ़ते हैं इन क्वेश्चंस को हम। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अकाउंटिंग इज primarily concerned with। अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है? चार ऑप्शंस है। देखो, जब भी हम एमसीक्यूज को डील करते हैं एग्जाम टाइम में, हमें ना हर एक ऑप्शन को जरूर पढ़ना चाहिए। तो हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, क्या अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है? सेकेंडली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, थर्ड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ मैनेजिंग एम्प्लॉयज। तो इन चार के चार ऑप्शंस में से सबसे जो बी वाला ऑप्शन है वो ज्यादा वैलिड लग रहा है कि जो अकाउंटिंग है वो किससे रिलेटेड है? वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ना होकर किससे रिलेटेड है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा कि अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स में सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग? मैंने आपको क्लास में अकाउंटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट समझाया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसमें कुछ स्टेप्स होते थे जो वन बाय वन सीक्वेंस में चलते थे। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा स्टेप होता था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, थर्ड होता था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फोर्थ होता था समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिफ्थ होता था एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन और सिक्स्थ होता था हमारा कि यूजफुल रिजल्ट डिलीवर करना। तो यहाँ पर देखो, उसने पूछा है कि कौन सा स्टेप बता दो फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप मैंने अभी बताया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को। तो देखिए कहां पर है? पोस्टिंग नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन हमारा क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन? किसको प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन? इंटरनल मैनेजमेंट को। कि ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताइए जो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, उसको डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है। तो मैंने आपको इसका कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया था कि कौन कौन सी अकाउंटिंग की ब्रांचेस है और क्या क्या मीनिंग है उनकी। वहां जाकर आप इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। सबसे पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपको हेल्प करती है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जानने में और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में। तो ये तो इसका आंसर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी इसका आंसर नहीं बन सकता क्योंकि इससे हमें पर यूनिट की कॉस्ट का पता चलता है ताकि हम एक्सपेंडिचर्स को, जो एक्सेस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, उनको कंट्रोल कर सके। ये भी नहीं हो सकता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ताकि वो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग अच्छे तरीके से कर सके। लास्ट ऑप्शन है टैक्स अकाउंटिंग, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट आता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ड्यूरिंग द होल ईयर बिजनेस में क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है और क्या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानना और फर्दर अपने यूजर्स को प्रोवाइड करना। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला है इंक्रीज सेल, नहीं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। दूसरा है प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये हो सकता है। थर्ड पे जाते हैं रिड्यूस एक्सपेंसेस, नहीं, ये भी नहीं है। प्रोड्यूस गुड्स, ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। की अकाउंटिंग का मेन गोल क्या है? यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग प्रोसेस समराइज ट्रांजेक्शन? तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए हम जर्नल और सब्सिडरी बुक का यूज करते हैं। क्लासिफाइंग के लिए हम लेजर का यूज करते हैं। समराइजेशन के लिए हम ट्रायल बैलेंस का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो समराइजेशन किससे रिलेटेड होगा? ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब देखो, आप पहले क्या लिखा हुआ? जर्नल, तो ये नहीं हो सकता, ये रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। लेजर, ये भी नहीं हो सकता है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समराइज के लिए अगर ट्रायल बैलेंस ऑप्शन में मिलता, हम उसको भी करेक्ट कर सकते थे। ध्यान रखोगे, रिकॉर्डिंग इक्वल्स टू जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग इक्वल्स टू लेजर, समराइजेशन इक्वल्स टू ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये कीवर्ड्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विच यूजर इज द इंटरनल यूजर? इंटरनल मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। इंटरनल कौन है? इन्वेस्टर। अब कंपनी में जो पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर, वो तो बाहर की पार्टी है, तो ये नहीं हो सकता।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी बाहर है हमारे बिजनेस से, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्रेडिटर, जो आपको उधार में माल दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मैनेजर, बिल्कुल हो सकता है। तो इंटरनल यूजर में क्या क्या आते हैं, इंटरनल यूजर को एक बार हम पढ़ लेते हैं। हमारी कंपनी के अंदर के लोग, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो जनरल मैनेजर हो, चाहे वो सीईओ, चाहे वो सीएफओ, ये सब हमारी कंपनी के अंदर हैं। ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब इंटरनल पार्ट हैं। और इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब आउटसाइडर्स हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बुक कीपिंग मीन्स। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑडिटिंग, बिल्कुल भी नहीं, टैक्स प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं। तो बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है, बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें हम रिकॉर्डिंग का काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बुक कीपिंग। देखो अगर वैसे तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। अगर मैं अकाउंटिंग साइकिल के टर्म्स में बात करूं ना, तो बुक कीपिंग कहाँ तक को कवर अप करता है, बुक कीपिंग जो है क्लासिफिकेशन तक के टॉपिक को कवर अप करता है। उसके बाद का टॉपिक जो समराइजेशन होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना, फिर उनको एनालिसिस करना, फिर यूजर्स को देना, वो सब काम अकाउंटिंग का है। तो बुक कीपिंग कहाँ तक आता है, लेजर्स तक, मतलब क्लासिफिकेशन तक। और आफ्टर क्लासिफिकेशन का सारा प्रोसीजर किसमें इंक्लूड किया जाता है, अकाउंटिंग में। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग बिगिंस वेयर। अभी अभी मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन तक का पार्ट कहाँ पर आता है, बुक कीपिंग में। और क्लासिफिकेशन के बाद हम समराइजेशन करते हैं। अगर आपको मेरी ये टर्म्स क्लियर नहीं हो रही है, मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ चैप्टर, आप वहां जाकर देख सकते हो। सबसे पहले रिकॉर्डिंग आया, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग आया, क्लासिफाइंग करने के बाद हम समराइज करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, मतलब समराइजेशन कब होगा, ट्रायल बैलेंस कब बनाओगे, जब लेजर के बैलेंसेस होंगे तभी तो बना पाओगे ना ट्रायल बैलेंस। क्या बिना लेजर अकाउंट के बैलेंसेस के ट्रायल बैलेंस पॉसिबल है, नहीं। तो ये कहाँ से बिगन होता है, जहां पर बुक कीपिंग हमारी क्या होती है, खत्म होती है। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा बुक कीपिंग। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पेपर में आता है, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर। तो वहां पर आएगा अकाउंटिंग, जहां पर अकाउंटिंग खत्म होती है वहां ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। आप ध्यान रखोगे तीनों टर्म्स को, जहां बुक कीपिंग एंड होती है, बुक कीपिंग के एंड से क्या स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग। और जहां पर अकाउंटिंग का सारा काम खत्म हो जाता है और फिर वहां से क्या स्टार्ट हो जाती है, ऑडिटिंग। पहले बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग, फिर ऑडिटिंग, ये इनके सीक्वेंस है। पहले आएगा हमारा बुक कीपिंग का बी, फिर आएगा बुक कीपिंग के बाद हमारा अकाउंटिंग का ए, और फिर अकाउंटिंग के बाद आएगा हमारा ऑडिटिंग। ऐसे आपको इस स्टेप को क्या याद रखना है, याद रखना है आपको इस स्टेप को। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आज ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है इसका शॉर्ट वीडियो अपलोड की है। आपको ना क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा टिप है, वो आप याद रखो, URRC। चार क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है हमारी, यू फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी, आर फॉर रिलायबिलिटी, आर फॉर रेलेवेंस, सी फॉर कंपेरेबिलिटी। इसके अलावा कोई भी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक नहीं है। हमारी एनसीईआरटी में चार ही क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक गिवन है, तो आप उसको याद रखोगे। इस वीडियो के बाद जरूर जाकर उस शॉर्ट को जरूर देखना, जाकर वहां से आपकी रिवाइज हो जाएंगे। पहला है रिलायबिलिटी, बिल्कुल है ये तो। रेलेवेंस ये भी है, कंपेरेबिलिटी ये भी है। एडवर्टीजमेंट जो है कोई अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हो जाएगा इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस, कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें, वो फ्री होनी चाहिए बायसनेस से। ये कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, देखो रिलायबिलिटी, इनका मीनिंग समझ लेते हैं। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीय है, कि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब न्यूट्रल, जहां पर आप ना तो किसी को फेवर कर रहे हो ना ही किसी को अगेंस्ट कर रहे हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो भी यही बोल रहे हैं ना, कि आप किसी को बायस होकर डिसीजन ना लो, आप ना तो किसी को फेवर करो ना ही किसी को अगेंस्ट करो। तो ये किससे कोरिलेट करता है ये क्वेश्चन, न्यूट्रलिटी से। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, न्यूट्रलिटी। रेलेवेंस का मतलब होता है जरूरी चीजें रखना, टाइमलीनेस का मतलब होता है ऑन टाइम प्रोवाइड करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा न्यूट्रलिटी, मतलब न्यूट्रल होकर, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी बायसनेस के वहां पर अपनी डिसीजन मेकिंग करना। नेक्स्ट आता है, विच अकाउंटिंग ब्रांच रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब मैंने आपको इसकी ब्रांचेस बताई थी तो बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट की बात की जाती है, ताकि आप एक्सपेंडिचर्स को, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स है उनको कंट्रोल कर सको। तो कॉस्ट किससे रिलेटेड है, कीवर्ड है कॉस्ट, किससे रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो बिना देखे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू।
आपको चारों स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर एनालिसिस करके आंसर करना है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स ओनली, बिल्कुल गलत। क्या अकाउंटिंग में हम नॉन फाइनेंशियल को लेते हैं? लेते ही नहीं है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिल्कुल ठीक है कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ किसको लेते हैं? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग इग्नोर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नहीं। क्या अकाउंटिंग मॉनेटरी को इग्नोर करेगा? अगर मॉनेटरी को ही इग्नोर करेगा तो रिकॉर्ड किसको करेगा? नॉन मॉनेटरी को तो रिकॉर्ड ही नहीं करता। मॉनेटरी को भी इग्नोर कर देगा तो रिकॉर्ड क्या होगा? अकाउंटिंग इज अनरिलेटेड टू बिजनेस, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन को लेते हैं? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब हमारा अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, तो हम वहां क्लियर कट बोलते हैं कि हमें कौन सी ट्रांजेक्शन को कंसीडर करना है अपनी बुक्स में, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कंसीडर करना है, और जो नॉन फाइनेंशियल है उनको क्या करना है? इग्नोर करना है। नेक्स्ट आता है विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए अकाउंटिंग के। पहला है मेंटेनिंग रिकॉर्ड, ये तो बिल्कुल ठीक है। अकाउंटिंग का गोल होता है रिकॉर्ड को मेंटेन करना। असर्टेन प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को इंफॉर्मेशन देना। इंक्रीज ओनर वेल्थ, ये अकाउंटिंग का गोल नहीं है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। जब मैं आपको क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगी तो वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स आएंगे, वहां समझाऊंगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो गोल है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। ओनर्स की, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तो एफएम का ऑब्जेक्टिव है। तो बाकी तीन ऑब्जेक्टिव किसके हैं? अकाउंटिंग के। तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन था वो हमारा इसका क्या बन जाएगा? आंसर, कि ये गोल नहीं है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट आता है विच अकाउंटिंग यूजर इज इंटरेस्टेड इन रीपेमेंट कैपेसिटी, कि अब आप कब पैसा वापस करोगे, रीपेमेंट कब करोगे, ये जानने में कौन इंटरेस्टेड है? इन्वेस्टर? नहीं। गवर्नमेंट? नहीं। क्रेडिटर? यस, क्रेडिटर वो हैं जिन्होंने कंपनी को उधार में कुछ सेल किया है, क्रेडिट बेसिस पर कुछ सप्लाई किया है, वही जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने सप्लाई किया उसका पैसा आप कब दोगे। तो क्रेडिटर इसका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। एम्प्लॉय बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करेक्ट आंसर बन जाएगा इस ऑप्शन का? क्रेडिटर इसका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट आता है विच यूजर इज इंटरेस्टेड इन टैक्सेशन। अब हम टैक्स किसको देते हैं? गवर्नमेंट को ही तो देते हैं सारा हमारा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स की फॉर्म में, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटीज हो गई, जीएसटी हो गया, वो सब कहाँ जमा होता है? वो सब गवर्नमेंट के ट्रेजर में जाता है, सरकार के खजाने में जाता है। तो कौन सा यूजर इंटरेस्ट होगा टैक्स को जानने में? तो टैक्स से रिलेटेड हम किसको करेंगे? गवर्नमेंट को। क्या आंसर बन जाएगा? गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है विच अकाउंटिंग ब्रांच हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग। आपको फ्यूचर प्लानिंग में कौन हेल्प करता है? तो हमने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पढ़ा था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? आपको प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो कौन सी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आ जाएगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या हेल्प करती है आपको? फ्यूचर प्लानिंग करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड मेनली थ्रू। आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करते हो? क्या आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हो? आपने कभी देखा है न्यूज़पेपर में कि सब कंपनीज की फाइनेंशियल रिकॉर्ड न्यूज़पेपर में आ रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, न्यूज़पेपर में तो नहीं आती अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बिल्कुल सही है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है कंपनी कैसे डिस्प्ले करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू ही डिस्प्ले करती है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, उन सब के थ्रू क्या करती है? डिस्प्ले करती है। एडवर्टीजमेंट बिल्कुल भी नहीं, सर्कुलर बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग फंक्शन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये 6 फंक्शंस हैं हमारे अकाउंटिंग के। आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आप देख लो इनमें जो डिफरेंट है वही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। क्योंकि उसने क्या पूछा है? नोट पूछा है, नहीं है। रिकॉर्डिंग तो है, क्लासिफाइंग भी है, इंटरप्रेटिंग भी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूजर इज इंटरेस्टेड इन डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड किसको देते हो आप? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स जो हमारी कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी डिविडेंड की बात आएगी ऑप्शन में आपने दो ही वर्ड्स ढूंढने हैं, या तो शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स। तो आप देखो क्या वर्ड है? इन्वेस्टर्स है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। सप्लायर रीपेमेंट में इंटरेस्टेड होंगे,
गवर्नमेंट टैक्सेशन में इंटरेस्टेड होगी, एम्प्लॉय सैलरीज में और सैलरी इंक्रीमेंट में इंटरेस्टेड होंगे। तो डिविडेंड किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड हेल्प यूजर्स प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ना हेल्प करेगी ताकि आप प्रिडिक्शन कर सको, किसकी? फ्यूचर की। दिस क्वालिटी इज, इस क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? रेलेवेंस बोलते हैं, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो आपको हेल्प करे अपने डिसीजन लेने में। ठीक है, तो क्या आंसर बन जाएगा? रेलेवेंस। नेक्स्ट आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली रिपोर्ट्स टू द। हम रिपोर्ट किसको करते हैं? देखो, मेनली पूछा है इसने। अगर ये पूछता फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स टू, हम रिपोर्ट किसके लिए बनाते हैं? इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर दोनों के लिए। इंटरनल क्या करते हैं? उसके बेसिस पे फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। और एक्सटर्नल क्या करते हैं? जो जिस चीज में वो इंटरेस्टेड है, जैसे गवर्नमेंट टैक्स में इंटरेस्टेड है, क्रेडिटर रीपेमेंट में इंटरेस्टेड है, मनी लेंडर रीपेमेंट में इंटरेस्टेड है, तो वो जिस चीज में इंटरेस्टेड है वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे उससे। उसने पूछा मेनली किससे रिपोर्ट, मेनली किसको देते हो आप? तो मेनली हम किसको देते हैं? एक्सटर्नल को। अगर ऑप्शन में दोनों होता इंटरनल एंड एक्सटर्नल तो हम दोनों को टिक कर सकते थे, बट यहाँ पर दोनों अलग अलग ऑप्शन में थे, तो मेनली हम एक्सटर्नल यूजर्स के लिए रखते हैं, क्योंकि इंटरनल तो बिजनेस के अंदर ही है ना, उनको तो समहाउ पता ही होता है। एक्सटर्नल को जीरो नॉलेज होती है, तो हम मेनली किसको देते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स को। नेक्स्ट आता है, विच प्रोसेस ग्रुप्स सिमिलर ट्रांजेक्शन। आप सारी ट्रांजेक्शन को ग्रुपिंग करके कहाँ रखते हो? लेजर्स में। लेजर का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस। या फिर पोस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट एट सिंगल प्लेस, उसे ही तो हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन या लेजर बुक्स बनाना। तो ये प्रोसेस पूछ रहे हैं जिसमें आप क्या करते हो? ग्रुपिंग करते हो। तो किससे रिलेटेड था? क्लासिफिकेशन से, क्योंकि हम ग्रुपिंग किस में करते हैं? लेजर बुक्स में करते हैं। किसमें ग्रुपिंग करते हैं? लेजर बुक्स में करते हैं। तो आप याद रखोगे इसको, हम ग्रुपिंग कहाँ पर करते हैं? लेजर्स में करते हैं। तो ध्यान रखोगे, रिकॉर्डिंग जर्नल में और सब्सिडरी में ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन लेजर में, समराइजेशन ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट आता है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब तीन स्टेटमेंट्स तो करेक्ट होंगी, हमें गलत वाली ढूंढनी है। अकाउंटिंग हेल्प्स डिसीजन मेकिंग, है तो ठीक है, अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने में। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट, बिल्कुल ठीक है, कि जो इन्फो होनी चाहिए वो रेलिवेंट होनी चाहिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली मेजरेबल ट्रांजेक्शन, ये भी ठीक है कि सिर्फ मेजरेबल ट्रांजेक्शन को डालता है, मतलब सिर्फ फाइनेंशियल को डालता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर्सनल ओपिनियन, ये गलत है। क्या पर्सनल ओपिनियन रिकॉर्ड किए जाते हैं अकाउंटिंग में? नहीं, वो तो नॉन मेजरेबल हो गए ना, वो तो क्वालिटेटिव थिंग्स हो गई। और हमारी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि ये क्वालिटेटिव थिंग्स को कभी भी नहीं लेती है, सिर्फ क्वांटिटेटिव थिंग्स को लेती है। आई होप क्लियर होगा। डी ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट आता है, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज। अब लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का मतलब है जो बिजनेस की भाषा है। बिजनेस क्या कर रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स हैं। ये लैंग्वेज मतलब हमें ये ज्ञान कौन देता है? ये अकाउंटिंग देती है ना। तो हमारे बिजनेस की जो भाषा है, बिजनेस की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कौन है? हमारी अकाउंटिंग। कौन है हमारी लैंग्वेज? अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल यूजर। पहला है मैनेजर। क्या मैनेजर एक्सटर्नल है? नहीं, ये तो बिजनेस के अंदर होता है। ओनर एक्सटर्नल है? नहीं, ओनर अंदर ही होता है। गवर्नमेंट एक्सटर्नल है? हो सकती है। अकाउंटेंट? नहीं, मतलब एम्प्लॉइज जो हैं वो तो अंदर ही होते हैं ना। गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या है? बिजनेस के बाहर हैं, तो ये एक्सटर्नल है। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स में है ये? तो ये कौन सी में है? नाम से ही पता चल रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड। कीवर्ड मिल गया अंडरस्टैंड, और हमारी फीचर है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी इसका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडरस्टैंडेबिलिटी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, विच अकाउंटिंग ब्रांच फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन। जिसमें आप हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। तो हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन मैंने आपको काउंटिंग प्रिंसिपल में भी बताया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल, जो पास्ट में आपने कुछ परचेजिंग किया उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये किसकी बात करता है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही बात करता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आंसर क्या बन जाएगा? ये मार्कर चल नहीं रहा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पता नहीं क्या हुआ इसको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है, विच अकाउंटिंग प्रोसेस एनालिसिस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस।
आप एनालिसिस कहाँ पर करते हो? अब ध्यान से आपको एनालिसिस वर्ड देखना है, तो जिसको अकाउंटिंग साइकिल क्लियर होगा, रिकॉर्डिंग जर्नल और सब्सिडरी से रिलेटेड है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्लासिफिकेशन लेजर और ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ये भी आंसर नहीं होगा। इंटरप्रिटेशन, देखो हमने क्या स्टेप बताए, रिकॉर्डिंग, आफ्टर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, है ना? तो देखो रिकॉर्डिंग पहले हो गई, क्लासिफिकेशन भी पहले हो गई। पोस्टिंग और क्लासिफिकेशन एक ही बात है, लेजर एंट्री को डालने को पोस्टिंग बोलते हैं, ये एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इंटरप्रिटेशन। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर। कि एनालिसिस किससे रिलेटेड है? इंटरप्रिटेशन से। नेक्स्ट आता है, विच इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। पहला, इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, बिल्कुल ठीक है, हमें तो नहीं बतानी है कि कौन सी नहीं है, मतलब गलत क्या है, ये तो ठीक है। डिपेंड्स अपॉन एस्टिमेट्स, ये भी ठीक है, समहाउ आप एस्टिमेट करते हो। प्रोवाइड एग्जैक्ट फ्यूचर प्रॉफिट्स, क्या आपको अकाउंटिंग एग्जैक्ट फ्यूचर प्रॉफिट्स देती है? क्या ये लिमिटेशन है? ये तो लिमिटेशन नहीं है ना, ये तो ठीक है। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्या अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होती है? ये ठीक है, लिमिटेशन है, बिल्कुल है। प्रोवाइड एग्जैक्ट फ्यूचर प्रॉफिट्स, ये नहीं हो सकती। देखो पहली है इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर, ये लिमिटेशन है। डिपेंड अपॉन एस्टिमेट्स, ये भी लिमिटेशन है कि आप। थर्ड है प्रोवाइड एग्जैक्ट फ्यूचर प्रॉफिट, क्या आप फ्यूचर के आने वाले प्रॉफिट्स को एस्टिमेट कर सकते हो? नो आप प्रेजेंट में जी रहे हो, आप प्रेजेंट को बता सकते हो कि इतना ड्यूरिंग द होल ईयर ये हुआ तो इतना प्रॉफिट है। क्या फ्यूचर के प्रॉफिट को एग्जैक्ट बता सकते हो? ऐसा कब से पॉसिबल होने लग गया? क्या पता फ्यूचर में प्रॉफिट ही ना हो, लॉस हो जाए। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन अकाउंटिंग, मतलब हमें अकाउंटिंग की बेस्ट डेफिनेशन ढूंढ ली है। क्या अकाउंटिंग का मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स होता है? नहीं। रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ये मतलब होता है पर ये सिंगल मीनिंग में मतलब नहीं होता, और भी वास्ट है इसका मीनिंग। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये बिल्कुल ठीक है। ये हमारी अकाउंटिंग की क्या है? बेस्ट डेफिनेशन। प्रिपेयरिंग ओनली बैलेंस शीट, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट और असर्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं उनको। पहला क्वेश्चन है, असर्शन में गिवन है अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ठीक है, अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। इट कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर, इसीलिए तो भाषा है कि रिजल्ट्स किसको बताती है? यूजर्स को, इंटरनल और एक्सटर्नल को, तो दोनों बिल्कुल ठीक है। और जो रीजन है वो असर्शन को कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर सेम, नहीं, दोनों सेम कहाँ है? बुक कीपिंग का स्कोप नैरो है, बुक कीपिंग क्लासिफिकेशन तक होती है, और अकाउंटिंग समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इन सब से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन। तो सेम तो नहीं है, डिफरेंट है दोनों। बुक कीपिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ये बिल्कुल ठीक है कि बुक कीपिंग क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है अकाउंटिंग का, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए तो रोंग हो और आर क्या हो? करेक्ट हो। ए फॉल्स, ये ठीक है, और आर ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा डी क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मैनेजर्स आर इंटरनल यूजर, बिल्कुल ठीक है, मैनेजर तो इंटरनल ही होते हैं। मैनेजर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों बिल्कुल ठीक है, और जो आर है वो करेक्ट आंसर है उसका, क्योंकि यूजर है और यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर्स। अब इसने कहा कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है मेनली, अगर ऐसे लिखा होता ओनली तो गलत हो जाती कि सिर्फ एक्सटर्नल को तो नहीं देता ना, इंटरनल को भी देता है। मेनली ठीक है कि मेजरली तो ये इसीलिए बनाया जाता है ना, ताकि जो आउटसाइडर्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके। एक्सटर्नल यूजर की डेफिनेशन दे दी, कौन कौन है? इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बट इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। एक्सटर्नल यूजर का यहाँ पर मीनिंग बताया, और यहाँ पर ये बताया एक्सटर्नल यूजर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर ऐसा लिखा होता ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली प्रोवाइड info to external user and external user use this information in planning, in further planning, तो हम दोनों को कर देते कि आर इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए, कि आर उसको यूज कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को। पर यहाँ पर दोनों तो ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उस दिन भी मैंने बताया था, असर्शन जहां खत्म होता है बिकॉज से सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू कर दो। अगर वो बिकॉज रीजन जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट अगर बिकॉज की कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बेशक दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, तो बिल्कुल ठीक है, ये ओनली किसको रिकॉर्ड करता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को। नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ये भी बिल्कुल ठीक है कि नॉन फाइनेंशियल मतलब वो जिनको आप पैसे की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो दोनों बिल्कुल ठीक है और पहली वाली इवेंट का दूसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन कंट्रोलिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल करने में। इट रिकॉर्ड एन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है और ये इसकी जस्टिफाइबल आंसर भी है कि आप एनालिसिस करते हो तभी तो कॉस्ट कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट आता है रेलेवेंस इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल ठीक है। क्या फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, USSR, यू फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी, URRS, यू अंडरस्टैंडेबिलिटी, R रिलायबिलिटी, R रेलेवेंस एंड C कंपेरेबिलिटी, URRC ऐसे याद रखोगे। रेलेवेंस इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल ठीक है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हेल्प्स यूजर्स मेक इकोनॉमिक डिसीजन, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इन्फो रेलेवेंट दोगे तभी तो वो ढंग से डिसीजन ले पाएंगे, अगर इन्फो इरेलीवेंट हुई तो उनका डिसीजन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रोवाइड एग्जैक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन, बिल्कुल गलत। क्या आप फ्यूचर में एग्जैक्ट प्रॉफिट को एस्टिमेट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ये बिल्कुल ठीक है, एंड एस्टिमेट्स बिल्कुल ठीक है। ए रॉन्ग है और आर ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा डी, कि जहाँ पे ए रॉन्ग है और आर ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इज द एक्सटर्नल यूजर, बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट कौन है, एक्सटर्नल यूजर है। गवर्नमेंट यूजेज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन, बिल्कुल ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सटर्नल यूजर है इसलिए यूज कर रही है अकाउंटिंग को, तो बिल्कुल जस्टिफाइबल आंसर है ए, इसका क्या बन जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, बिल्कुल ठीक है कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना। प्रॉपर रिकॉर्ड हेल्प्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इवेल्युएट बिजनेस परफॉर्मेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके रिकॉर्ड ढंग से बने होंगे तभी तो आप प्रॉपर इवेल्युएशन करके परफॉर्मेंस का पता लगा पाओगे, तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो यहाँ पर हमारे जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को याद सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर पूरा टारगेट कर पीजीटी कॉमर्स के सब एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हैं और मैं हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, तो प्लीज हमसे जुड़िए रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।